गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन की बुक का 10 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यटक आवास। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या कहें हम कि एग्जाम बेस्ड चैप्टर है। सो गलत नहीं होगा। सो बच्चों, मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले भाग में पढ़ेंगे पर्यटक आवास कितने प्रकार के होते हैं, पर्यटकों के लिए आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों ज़रूरी है, ये हम फर्स्ट भाग में बच्चों पढ़ेंगे। एंड सेकंड भाग में हम पढ़ेंगे पर्यटक आवासों को कितने भागों में बांटा गया है, और प्रश्न पाठ के आधार पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो अपना फीडबैक देना ना भूलें। पर्यटक आवास की भूमिका। सभी पर्यटकों के लिए निवास स्थान का अधिक महत्व होता है। निवास स्थान का प्रबंध करना, उसे संचित करना और विकसित करना अत्यंत ही कठिन प्रक्रिया है, जिसमें मेज़बान और मेहमान को परस्पर तालमेल बिठाना पड़ता है और पर्यावरण के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान होता है। इस सब चीज़ों के अलावा मेहमानों के आराम, सुविधा और कुशलता का भी संतुलन बनाना होता है तथा वाणिज्यिक पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई पर्यटक हमारे देश में आता है और वो कहीं पर भी आवास के लिए रुकता है, तो मेहमान और मेज़बान, मतलब मेहमान वो होते हैं जो हमारे देश में आते हैं पर्यटक बनकर, और मेज़बान वो लोग होते हैं जहाँ पर वो रुकते हैं। तो जब मेहमान और मेज़बान मिलते हैं आपस में किसी भी सर्विसेज को लेकर, तो उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है। साथ ही वह कितने अमाउंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उस आवास के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं धर्मशाला हो गई, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पर्यटक आराम करने के लिए कोई भी सर्विसेज लेता है, वो एक तरीके से मेहमान भी होता है और उसके लिए मेज़बान भी होता है, जो एक दूसरे के बीच में संपर्क बिठाते। साथ ही ऐसे आवास को विकसित करने के लिए क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना होता है कि उस स्थान पर पर्यटक की सारी आवश्यकता होती जो है वो पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही, क्या उसे रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही पर्यावरण के जितने भी मुद्दे हैं कि उसको किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। साथ ही किस प्रकार से पर्यटक कितना इन्वेस्ट कर सकता है अपने आवास की सर्विसेज को लेने के लिए, उसी प्रकार से उस पर्यटक से अमाउंट लिया जाता है। ये सारी चीज़ का ध्यान रखते हुए ही पर्यटक अपने विकास करता है किसी भी पर्यटन स्थल का। ठीक है बच्चों, आज समस्त विश्व एक भूमंडलीय ग्राम में बदल गया है। एक ग्राहक के रूप में पर्यटक अपने ज़रूरत और मेज़बान देशों की संस्कृति के बीच के अलगाव के प्रति सचेत रहता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि भूमंडलीकरण आज हमारे देश के अंदर इतना डेवलपमेंट हो गया है कि पर्यटक अपनी सर्विसेज को कम पैसों में और अच्छी और प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जितना अच्छा हो सकता है, या तो वो आवास ढूंढता है या कोई संसाधन ढूंढता है अपने पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए, जिससे वो जिस भी यात्रा के लिए जा रहा है, जिस भी संस्कृति की हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो वहाँ घूमने फिरने की हो, कुछ भी हो सकती है, जो भी उसके एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी यात्रा है उसको पूर्ण करने में आज हमारी भूमंडलीकरण बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही दोनों के बीच में एक संपर्क बनाने का कार्य भी आज पर्यटन स्थल कर रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हम अपनी संस्कृति को भी बढ़ा सकते हैं और अपने पर्यावरण को दूषित ना करते हुए अपना विकास करना है। तो इस प्रकार आज हम कह सकते हैं कि पर्यटन के लिए एक स्थल तो ज़रूरी है कि यात्रा किस तरीके से करनी है, साथ ही उसे यह भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है कि जिस वो पर्यटन स्थल पर जा रहा है वहाँ पर उसकी प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण होगी या नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था का भी ध्यान पर्यटन प्रबंधक को रखना पड़ता है कि जिससे अगर पर्यटक आता है घूमने पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए अपनी यात्रा को अच्छे से विकसित कर सकता है। इसलिए आज हमारे लिए आवास एक पर्यटक के लिए प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। देखते हैं आवास कितने प्रकारों में हम पढ़ सकते हैं या कौन कौन से कहलाते हैं, वो पर्यटक की आवश्यकता के अनुसार कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बच्चों, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो अगर वो यात्रा करने के लिए जा रहा है तो वो किसी धर्मशाला आवास के अंदर रुकेगा, परंतु अगर कोई रिच फैमिली का है तो रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल जैसे आवास जैसे प्रबंधक पर रुकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी पर्यटक है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो कैसी धर्मशाला, अतिथि गृह में रुकेगा। तो देखते हैं वो कौन कौन सी है बच्चों।
पहली है हमारी अतिथि गृह। शहरों और नगरों के अलावा दूर दराज के क्षेत्र में भी मेहमान घर बनाए गए हैं। इन अतिथि गृहों में ज़्यादातर ऐसे पर्यटक रुकते हैं जो अकेले यात्रा के लिए निकलते हैं और उस स्थान विशेष की संस्कृति को जानने पहचानने के लिए अथवा अन्य किन्हीं कारणों से लंबे समय के लिए तक रुकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अतिथि गृह के अंदर वही पर्यटक रुकता है जो अपनी फैमिली के बगैर आता है या अपने दोस्तों के बगैर आता है। अकेला पर्यटक हम कह सकते हैं जो लंबे समय के लिए किसी भी सांस्कृतिक या किसी भी जानने पहचानने के लिए पर्यटन स्थल पर रुकता है, वही व्यक्ति अतिथि गृह के अंदर लंबे समय तक रहता है। वही जगह अतिथि गृहों के अंतर्गत या हम कह सकते हैं उनके लिए बनाई गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ ठहरने का खर्च भी अपेक्षाकृत कम होता है। वह पूरे दिन में 1 या 2 बार भोजन करते हैं और बाकी समय अतिथि गृह से बाहर बिताते हैं। अधिकांशतः यह अतिथि गृह किसी परिवार द्वारा संचालित होता है। हालांकि वह इसे कुशलता से संचालित करते हैं, लेकिन वहाँ पेशेवर रुझान की कमी होती है और पर्यटक उस परिवार के अतिथि के रूप में ही रहता है। हाउस बोट आवास इसकी सबसे अच्छा उदाहरण है। बच्चों, कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि अतिथि गृह के अंदर वही पर्यटक आता है जो लंबे समय से किसी भी चीज़ के लिए खोज के लिए निकलता है और वहाँ पर रहता है। उसे कम पैसे चुकाने पड़ते हैं और अच्छा 2 बार भोजन खाने को मिल जाता है और बाकी समय वो अपनी खोज के लिए या अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उस स्थल से बाहर ही रहता है। साथ ही वहाँ पर इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण जो हम देखें वो हाउस बोट आवास है, जहाँ पर हमें ऐसे अतिथि भारी मात्रा में पर्यटक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वर्तमान समय में मेहमानों के द्वारा धन देकर रहने वाले आवास का अत्यधिक प्रचलन है। इसके 2 मूलभूत उद्देश्य है। विदेशों से या भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक स्थानीय लोकाचार, गृहस्थी एवं घर के बने भोजन का आनंद उठाना चाहते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में मतलब आज के समय में मेहमानों के द्वारा धन देकर रहने वाले आवास जो है वो इसीलिए ही अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पर्यटकों को, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर के पर्यटक हो, उन्हें घर का भोजन खाने का आनंद अच्छा लगता है या वो घर का भोजन ही जैसा आवास ढूंढते हैं कि जहाँ पर उसे घर का भोजन मिल सके। ऐसे आवास को वो ज़्यादा रेफ़र करते हैं अन्य रेस्टोरेंट या अन्य होटलों के कंपेयर में। ठीक है बच्चों, साथ ही वहाँ पर उन्हें स्थानीय लोग, जैसे कि हम अपने आस पड़ोस देखते हैं, हमें नॉर्मली उनका नेचर दिखता है, परंतु अगर हम किसी कंट्री में भी जाते हैं तो वो ऐसे ही जगह ढूंढते हैं जैसे कि उन्हें कंफर्टेबल रहे, अगर वो वहाँ लंबे समय तक भी रुकते हैं या उन्हें अपने घर जैसा माहौल वहाँ पर प्राप्त हो सके, ऐसे आवास में वो रहना ज़्यादा रेफ़र करते हैं। और वही लोग यहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं जो लोगों को ज़्यादा मात्रा में खोज करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना होटल में रहन सहन का एक अलग माहौल होता है। इसमें सभी जगह कम से कम एक तरह का ही वातावरण होता है। इससे अलग स्थानीय परिवार के साथ रहने का अपना आनंद होता है। इससे स्थानीय लोगों की संस्कृति यह भी वास्ता पड़ता है और यह खर्चीला भी होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों यही है कि जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनको ऐसा माहौल मिलता है जैसे वो अपने घर परिवार के सदस्यों के संग रहते हैं, ऐसे ही वो अकेले आकर अन्य लोग जो उनको जानते पहचानते नहीं है उनके साथ भी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक अच्छी बाउंडिंग बना लेते हैं जो उनका एक स्थानीय आसपास का जो माहौल होता है वैसा बन जाता है और वहाँ पर उन्हें खर्चीला भी मतलब खर्च करने के ऊपर पैसे भी इन्वेस्ट कम करने पड़ते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में अपने खोज के लिए इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इस तरह की आवासीय व्यवस्था में स्थानीय लोगों का बिना कुछ निवेश किए ही आय का एक जरिया मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें अन्य संस्कृतियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि अतिथि गृह के अंदर जितने भी पर्यटक रुकते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें कम पैसे में वो उन्हें सुविधा मिल जाती है और पर्यटक को जो कुछ कार्य या रोजगार नहीं कर रहे उन्हें भी एक ऐसा निवेश का या फिर एक पैसे कमाने का जरिया मिल जाता है जिससे वहाँ पर उन्हें नई नई संस्कृति के बारे में जानने को मिल जाता है, नए नए लोगों से मिलते हैं और वहीं पर्यटक की उसकी आवश्यकता जो प्राथमिक होती है आवास वो उन्हें वहाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा विरासत होटल। जो पर्यटक ऐतिहासिक स्थानों को देखते हैं वो उसके प्रति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। उनके मन में राजाओं के तरह रहने का सपना होता है।
पर्यटकों की इन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विरासत होटलों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि विरासत होटल वो होते हैं जैसे हमारे नाना परदादा या दादा से जो भी हमें विरासत में मिलती है, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे हमें घर हो, चाहे वो हमारा कुछ भी हो सकता है, रोजगार हो सकता है या व्यापार कह सकते हैं, हमें कोई भी जो चीज़ें हमारे बुजुर्गों से मिलती है या हमारे माता पिता से हमें मिलती है विरासत के रूप में, वो सारे ही चीज़ें वो पर्यटकों के लिए एक विरासत के अंतर्गत काउंट की जाने वाली चीज़ें होती है। ऐसे ही हमारे भारत के अंदर बहुत सारी संस्कृति, ऐतिहासिक चीज़ें मिली है जो भी हम लोगों को हमारे बुजुर्गों के या फिर हम कह सकते हैं पूर्वजों के द्वारा मिलती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पर्यटक चीज़ें हमारे सम्मुख सामने आई हैं जहाँ पर पर्यटक ऐसे राजा महाराजाओं के तरह जीना चाहते हैं और इस प्रकार सरकार ने जहाँ पर भी महलों की तरह आवास या पर्यटन स्थल बने वहाँ पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश किया और विचार किया है कि लोगों को ऐसे पर्यटक स्थल पर जाना या उनकी इच्छा होती है कि वो राजा महाराजाओं की तरह अपना ज़िंदगी या एक बार ही सही वो ऐसा जीवन अपना जी सके। तो गवर्नमेंट ने इसको प्रोत्साहित दिया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया है कि विरासत होटल में जितने भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे उतने ही भारी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध होंगे और साथ ही वहाँ की स्थानीय जनता को भी प्रॉफिट होगा अन्य उत्पादों के अंदर। ठीक है, और देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। जैसे किलों, महलों और हवेलियों के मालिकों को वित्तीय सुविधाएं और रियायतें प्रदान कर पर्यटन विभाग ने उन्हें अपनी संपदा को विरासत होटल में परिवर्तित करने के लिए आत्मसाहित किया है। इस योजना के माध्यम से कई क्षेत्रों में विरासत होटल का निर्माण हुआ है और इस प्रकार जो भी किले हैं, महल है और हवेलियाँ और उनके मालिकों से गवर्नमेंट ने बात कर उन्हें पैसे देकर और अच्छे से उनको उसी जिस तरीके से पर्यटक चाहते कि राजा महाराजा वाली फीलिंग्स जी सके या जीवन यापन कर सके एक बार ही से अपनी ज़िंदगी में, वो स्थिति उसे उस स्थल में प्राप्त हो सके। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे पर्यटन स्थल को और गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कैंप आवास। अब तक जो संख्या की गई स्थानीय आवास सुविधाओं से संबंधित थी, परंतु अब पूरे संसार में अस्थायी कैंप आवास का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें अपेक्षाकृत कम पैसा लगाना पड़ता है, इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है और पूरे साल इनकी देख रेख भी नहीं करनी पड़ती। कहने का तात्पर्य बच्चों ये कि जो कैंप वाले आवास है वहाँ पर वो पर्यटक जाता है जो बड़े बड़े यात्रा या बड़े बड़े लक्ष्यों को लेकर निकलता है, चाहे वो हमारे इतिहास की खोज के लिए निकले, चाहे वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकले। तो ऐसे जगह पर वो कैंप की या आवास की जगह नहीं होती, तो वो कैंप के द्वारा वहाँ पर कुछ समय के लिए आराम करने के लिए और अपने को तरोताज़ा महसूस कराने के लिए कुछ समय के लिए वहाँ पर कैंप लगाकर अपना समय व्यतीत करता है और अपने शरीर को आराम प्रदान करता है, जिससे वो एक नई योजना, एक अन्य अपने लक्ष्य की ओर एक और आगे कदम बढ़ा सके। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों कि हम अपने पर्यावरण को भी दूषित नहीं करते और यहाँ पर पैसे भी ना के बराबर इन्वेस्ट होते, कोई भी पर्यटक का कोई अमाउंट नहीं लगता है। तो वो एक तरीके से जो कैंप आवास योजना है वो भारी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है समय के साथ। ठीक है बच्चों, और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और साथ ही अन्य प्राकृतिक संपदा को भी ठीक ढंग से रखा जा सकता है। ये भी एक अच्छा कैंप आवास योजना हम कह सकते हैं। साथ ही तंबुओं से बने ये अस्थायी आवास दूर दराज क्षेत्र जैसे वन्य जीव उद्यान, गेम पार्क या अभयारण्यों के पास बनाए जाते हैं और इसमें 10 से लेकर 80 तक के कमरे होते हैं। इसमें गुसलखाना कमरे से ही जुड़ा होता है या फिर अलग से इसकी व्यवस्था की जाती है। वन्य स्थलों और सफारी के अलावा टूर ऑपरेटर मछली पकड़ने के शौक संबंधित स्थलों, नौकायन इत्यादि के लिए नदियों के किनारे भी इन अस्थायी गृहों का निर्माण करते हैं। विश्व के अन्य हिस्सों में ट्रैकिंग के लिए अस्थायी चल कैंपों की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों का तात्पर्य बच्चों ये कि जब हम बड़ी बड़ी यात्रा के दौरान कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं या इतिहास के बारे में जानते हैं या कोई ऐसी पुराने स्मारक के बारे में जानते हैं, तो हर जगह पे हमें आराम से पर्यटन स्थल नहीं मिल पाता। तो आज इसका जो एक अच्छा सा उदाहरण जो हम कह सकते हैं कैंप आवास है, जो
हमें लंबे समय की दूरी को अपने शरीर को आराम करने के लिए एक अवस्था प्रदान करता है, जिससे पर्यटन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। साथ ही यह ऐसी जगह पर लगाया जाता है जैसे समुद्री इलाके पे लगा लिया, जहां पर मछली पकड़ने के शौकीन लोग होते हैं, थोड़ा समय समुद्री यात्रा प्रकृति का आनंद उठाने के लिए वहां पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, और कुछ अपने दोस्त होते हैं वहाँ ऐसे स्थल जहाँ पर प्राकृतिक संपदा है उसको देखने जा रहे हैं, तो उसका आनंद उठाने के लिए ऐसे कैंप का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही जब ये कैंपों की स्थापना की जाती है तो 10 से लेकर 80 तक के कमरे बनाए जाते हैं कैंपों के द्वारा, जिसमें गुसलखाने और अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैंप आवास की स्थापना करते हैं, जिससे वो दोबारा वापस से उसे ख़त्म कर और अन्य दूसरे स्थान पर भी आराम से उस कैंप को लिया जा सकते हैं। इसकी सहायता से आज बच्चों हमें बहुत बड़ी यात्राओं को पूर्ण करने में सहायता मिली है, और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे विश्व के अंदर बहुत सारे ट्रैकिंग करने के लिए भी ऐसे कैंप आवासों की आवश्यकता पड़ती है, जो ये एक तरीके से संपूर्ण करता है उस लक्ष्य को भी, और अपने देश को सुरक्षित करने में, या हम कह सकते हैं अपने देश की प्रकृति को नष्ट ना करने के लिए भी सपोर्टेबल है, या हम कह सकते हैं माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना रिजॉर्ट और लॉज। सामान्यतः ऐसे आवासों का निर्माण खासकर पर्यटकों के लिए ही किया जाता है, और ये ज़्यादातर ऐसे पर्यटक स्थलों पर पाए जाते हैं जो लीग से हटकर होते हैं। जिन देशों में आर्थिक व्यवस्था पर्यटन उद्योग पर काफ़ी निर्भर है, वहाँ इस तरह के आवास स्थानीय शहरों या शहरों से बिल्कुल पास भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए केन्या की राजधानी नैरोबी में भी इसी तरह के आवासीय स्थान मौजूद है, नैरोबी में भी इसी तरह के आवास स्थानीय मौजूद है, जहां से अधिकांश पर्यटक इस देश में प्रवेश करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि रिजॉर्ट या लॉजी जैसे जो पर्यटक स्थल है या आवास स्थल है जहां पर पर्यटक आराम करते हैं, उसकी सहायता से पर्यटक लंबी लंबी दूरियों को पूर्ण करने में करते हैं। साथ ही वही लोग ऐसे पर्यटन स्थल का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें तो केन्या की राजधानी में नैरोबी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर भारी मात्रा में रिजॉर्ट जैसे आवास की आवश्यकता के लिए भारी मात्रा में पर्यटक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिजॉर्ट और लॉज में तरणताल, सभी कमरों से जुड़ी बालकनी, लॉबी और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होती है। भारत में समुद्र तट, हिल स्टेशन और वन्य अभयारण्यों में इस तरह के रिजॉर्ट या आराम गृह पाए जाते हैं। इन रिजॉर्ट होटल में विभिन्न रुचि और आर्थिक स्तर के पर्यटकों का ख्याल रखा जाता है। सभी तरह के रिजॉर्ट या आराम गृह का निर्माण प्राकृतिक वातावरण के बीच किया जाता है। इन रिजॉर्ट या आराम गृहों का प्रयोग साल के कुछ महीनों में ही होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसे रिजॉर्ट होते हैं जो प्राकृतिक जगहों पर होते हैं, या फिर झील या बड़े बड़े पर्यावरण के अनुसार जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनके वहाँ पर ऐसे रिजॉर्ट या लॉज देखे जाते हैं, जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक पर्यावरण का ही आनंद उठाने के लिए आते हैं। या हम कह सकते हैं कुछ साल के अंतर्गत ही जब पर्यावरण अच्छा होता है, हर जगह सुहावना मौसम होता है, उस दौरान ये है आवास भारी मात्रा में पर्यटक प्रयोग करते हैं और लगाए जाते हैं, जहाँ पर सारी मात्रा में हमें प्राथमिक आवश्यकता मिल जाती है, मनोरंजन के साधन मिल जाते हैं, आराम करने की व्यवस्था मिल जाती है पर्यटक की, और हिल स्टेशन, समुद्र, अन्य ऐसे जगहों पर ये भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं और भारी मात्रा में पर्यटक इसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्टार विहीन होटल। पर्यटन स्थान के आसपास ऐसे अनेक होटल बने होते हैं जो किसी श्रेणी के तहत नहीं आते, परंतु पर्यटक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप इसमें रहते हैं। उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि ऐसे कौन से स्टार विहीन होटल है जहां पर पर्यटक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उसका प्रयोग करते हैं या फिर उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर कोवलम समुद्र तट पर भारतीय पर्यटन विकास निगम का अशोक समूह का होटल है, पर कई पर्यटक इसमें नहीं ठहरते, अतः वह समुद्र तट पर स्थित अनेक छोटे आवासीय स्थलों में रुकते हैं। चाहे हिल स्टेशन हो या तीर्थ स्थल, सभी जगह आपको ऐसे
उदाहरण मिल जाएंगे बच्चों। अशोक होटल ऐसे बहुत सारे होटल प्रोवाइड करता है जहां पर पर्यटक अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए आराम करने के लिए रुक सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। परंतु कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो ऐसी जगह पर अशोक जैसे होटलों के ऊपर नहीं रुकते। वो डिपेंड करता है बच्चों की वो मिडिल क्लास से या रिच फैमिली से है, वो उसी पर्यटन स्थल का प्रयोग करता है अपने तीर्थ यात्रा को पूर्ण करने के लिए। और कुछ पर्यटक इसलिए भी नहीं रुकते कि उन्हें प्राकृतिक जगहों पर रहना और उनको ज़्यादा समय तक उनका प्रयोग करते हुए देखना, चीज़ों का पानी का बहता हुआ भाव देखना और पशु पक्षी का चहचहाना, झरना गिरते देखना, ये सारी चीज़ें उन्हें भारी मात्रा में आकर्षित करती है। जिससे पर्यटक ये चाहता है कि अगर वो आराम भी कर रहा है तो ऐसे ही स्थल पर करे जहाँ पर वो उन सब चीज़ों को भी महसूस कर पाए और एडवेंचर का भी यूज़ कर सके। ठीक है बच्चों। बच्चों अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रथम श्रेणी के होटल हैं। प्रथम श्रेणी को श्रेष्ठ श्रेणी से कुछ कम माना जाता है, पर इसमें 5 सितारा डिलैक्स होटल की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। ये होटल बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों एवं कुछ मध्य स्तर के शहरों में ही स्थित होते हैं। इसमें व्यापारीगण एवं पर्यटक ही रुकते हैं। बच्चों प्रथम श्रेणी के अंदर जो होटल आते हैं वो सितारा होटल से थोड़ा कम कंपेयर में होते हैं, जहां पर भारी मात्रा में जिन भी पर्यटक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या व्यापारी होते हैं वही भारी मात्रा में ऐसे पर्यटन स्थल पर रुकते हैं, जो हम कह सकते हैं वहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध होती है। डिलैक्स जैसे होटल वहाँ पर होते हैं, खान पीन की सुविधाएँ बहुत अच्छे से की होती है। उनकी प्राथमिक आवश्यकताएँ वाइन हो गई और भी ऐसी जो खाने पीने के मनोरंजन के साधन है वहाँ भारी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, परंतु इतना अफोर्डेबल गरीब पर्सन नहीं होता, इसलिए वो ऐसे स्थल पर थोड़ा कम जाना रेफर करता है। तो ये एक ऐसा पर्यटन स्थल भी हम कह सकते हैं जहाँ पर व्यापारी पर्यटक रुकता है या फिर थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन या पर्यटक रुकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 5 सितारा होटल। 5 सितारा होटल का निर्माण प्रमुख रूप से बड़े शहरों में किया जाता है, जिसमें कमरों की संख्या 200 से 800 तक होती है। इस श्रेणी के कुछ होटल में हज़ारों से ऊपर कमरे होते हैं। बच्चों 5 सितारा होटल के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं जिनकी संख्या हम 200 से 800 तक का अनुमान लगा सकते हैं, और साथ ही हज़ारों में भी 5 सितारा होटल्स में कमरे या फिर होटल्स होते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक रुकते हैं जो ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी आवास की प्राथमिक आवश्यकता को लेने के लिए। साथ ही रेस्तरां की संख्या, लॉबी का आकार, व्यापार केंद्र सुविधाएं, तरणताल मतलब स्विमिंग पूल इत्यादि के आधार पर उनका अंतर्राष्ट्रीय मानव में वर्गीकरण किया जाता है। इसमें संख्या गुणवत्ता नियंत्रण भी शामिल होता है। वन्य होटलों में साधारण व्यापारीकरण 90% और अमीर पर्यटक आते हैं। तात्पर्य बच्चों ये है कि 5 सितारा होटल के अंदर ऐसे बहुत सारे कमरे पाए जाते हैं जहां पर प्राथमिक आवश्यकताओं से भरपूर होते हैं वो कमरे, जो इसकी संख्या हम कहें कि 200 से 800 तक होती है। और साथ ही ऐसे बड़े बड़े 5 सितार होटल के अंदर हज़ारों की संख्या में भी कमरे पाए जाते हैं, और इसकी व्यवस्था के लिए अन्य रोजगारों की भी आवश्यकता पड़ती है। जहां पर अगर 200 से 800 है तो वहां पर उसकी सुविधा या उसको सुव्यवस्थित करने के लिए 500 कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार मिलता है। और साथ ही ऐसे होटलों के अंदर भारी मात्रा में वही पर्यटक रहते हैं जो रिच फैमिली से वे व्यापारी होते हैं, वही ऐसे होटलों का भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं और वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान होती है। उसकी प्राथमिक आवश्यकता भी और एडवांस जो आज वर्तमान समय में हमने टेक्नोलॉजी का साथ ही अन्य सुविधाओं का डेवलपमेंट किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है। जैसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं, अन्य मनोरंजन साधन या वाइन्स कह सकते हैं जहाँ पर पर्यटक अपने आप को इंजॉयमेंट कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेरणाएं प्रदान की जाती है जहाँ पर पर्यटक इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए अपने अवकाश के या फिर एक व्यापार द्वारा की गई यात्रा को अच्छे से वहाँ पर बिता सकता है। ठीक है बच्चों। और यह 90% यहाँ पर व्यापारी कर्ण जो व्यापार जिनका अच्छा होता है, अच्छा खासा चलता है, या हम कह सकते हैं अमीर व्यापारी यहाँ पर भारी मात्रा में रहते हैं और कुछ ज़्यादा समय तक रुकते हैं। और वो ये चाहते हैं कि अगर मैं कोई यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ या किसी बड़े इंसान से मिलने जा रहा हूँ तो वहाँ पे कोई भी विघ्न ना हो, तो वैसे 5 सितारा होटलों को चुनते हैं जहाँ पर उन्हें डिस्टर्बेंस भी ना हो और साथ ही वो जिस यात्रा के लिए आए हैं, जिस भी उद्देश्य से उस यात्रा को कर रहे हो उसको पूर्ण कर सके। ठीक है बच्चों। साथ ही इसके अलावा 3 सितारा, 1 सितारा जैसी श्रेणियां भी है, परंतु भारत में होटलों का सितारा वर्गीकरण अनिवार्य नहीं है। अधिकारीगण
कुछ मापदंडों के आधार पर होटलों को बांटते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर 1 सितारा होटल, 5 स्टार होटल या हम 3 सितारा होटल के नाम से जितने भी पार्टीशन में बांटे होते हैं वो नहीं है। एक ही जगह पर इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है भारत के अंदर, और साथ ही ऐसे आधारों में बांटा गया है जिससे किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। और तो जैसे हमने देखा कि पर्यटक आवास कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अतिथि गृह, विरासत होटल, कैंप होटल, रिजॉर्ट, स्टार विहीन होटल, प्रथम श्रेणी के होटल और 5 सितारा होटल व अन्य ऐसे होटल भी पड़े, जैसे 3 सितारा होटल हम कह सकते हैं। 1 सितारा होटल की श्रेणियां भी भारत के अंदर देखने को मिलती है, पर उसे बांटा नहीं गया, उसी के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर वर्गीकृत किया गया है। और इस प्रकार से हमने अन्य होटलों को देखा कि किस प्रकार से वह ये सारे होटल ही पर्यटक की आवश्यकता को पूर्ण करते, चाहे वो देश के हो चाहे वो विदेशी के हो, वो प्राथमिक आवश्यकता व सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि पर्यटक गरीब है या रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपने अनुसार किसी भी आवास को चुनता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। सो चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं कि पर्यटक को आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यक होती है। पर्यटकों को आवास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वह लंबी दूरी की यात्रा कर कर किसी पर्यटन स्थल पर पहुंचता है जहां अपने शरीर को यात्रा करने के बाद आराम प्रदान कराता है, जिससे अब उस लक्ष्य की यात्रा के लिए और एक यात्रा की तैयारी की जा सके, साथ ही या नए लक्ष्य के लिए खुद को यात्रा के लिए तैयार कर सके। इसलिए पर्यटक को आवास की ज़रूरत पड़ती है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जितने भी पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं या कोई भी पर्यटक उस स्थल तक पहुंचता है, उस दौरान जो भी उसको समस्या का सामना करना पड़ता है या फिर वो उस किसी भी लक्ष्य के द्वारा या तो आता है या फिर वो जाता है, तो उसको एक और नया कदम बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, फिर दूसरे लक्ष्य की ओर जाने के लिए अपने शरीर को आराम प्रदान कराना पड़ता है। इसलिए उसे आवास की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, साथ ही आवास पर्यटकों के लिए अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय होटल, निवासी संबंधी होटल, अर्ध निवासी संबंधी होटल, वाणिज्य संबंधी होटल आदि। ऐसे बहुत से आवास का निर्माण किया गया है जिससे पर्यटक अपनी इच्छा के अनुसार चयन करके वह अपने पर्यटन स्थल का आनंद ले सके। बच्चों, ये वो सारे पर्यटन स्थल बनाए गए हैं जहां पर पर्यटक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी होटल या आवास को चुन सकता है और वहां पर आराम प्रदान करने के लिए कुछ समय के लिए रुक सकता है और फिर से एक नई यात्रा है, फिर से या नए लक्ष्य की ओर चलने के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकता है। ये वो सारे होटल है जो एक पर्यटक को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इन पर्यटन में हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है जो एक पर्यटक को चाहिए होती है। साथ ही इन सुविधाओं का लाभ उठा कर पर्यटक अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। पर्यटक आवास को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। बच्चों, यह वो सारे पर्यटक आवास है जहां पर पर्यटक अपनी इच्छा के अनुसार या कम पैसों में या फिर ज़्यादा पैसों में अच्छी यात्रा को पूर्ण करने में जो भी प्राथमिक आवश्यकता जो आवास की होती है उसको पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। अपनी यात्रा, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में उसे हर प्रकार की सुविधा प्रदान होती है, चाहे वो खेलने कूदने की हो, चाहे वो खान पीन की हो, चाहे वो साधन की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की हो जिससे उसकी लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है। वो सारी ही प्राथमिक आवश्यकताएं इसमें आ जाती है, क्योंकि आज हमारा देश इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि हमें हर जगह पर हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में आज भारत आ चुका है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही पर्यटन आवास के कुछ नाम हैं, जैसे होटल, अतिथि गृह, दय अतिथि भवन, धर्मशाला, सराय तथा आश्रम आदि। ये वो सारे नामों से भी उस आवास की आवश्यकता या प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करने के नाम या फिर हम ऐसे आवास के नाम से इसे पुकारते हैं। नामों से जाना जाता है, परंतु इसमें पर्यटकों की दृष्टि से होटल को महत्वपूर्ण माना जाता है जिन्हें व्यापारिक स्तर पर स्थापित किया जाता है। भारत में हर वर्ग के लिए होटलों का निर्माण किया जाता है। बड़े बड़े आधुनिक होटलों से लेकर छोटे बजट वाले होटलों का निर्माण किया जाता है। बच्चों, आज हमारे देश में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हर प्रकार के जितने भी पर्यटक आते, चाहे वो देश के अंदर हो, विदेशी हो, रिच फैमिली से हो, पुअर फैमिली से हो, सभी के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। या फिर हम कह सकते हैं हर जगह पर अलग
अलग अलग आवास की सुविधाएं प्रदान करने में या फिर सर्विसेज लेने में बड़ी ही आसानी देखने को मिलती है या हमें प्राप्त हो जाती है। साथ ही सन 1943 में राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय ने मुंबई में ओबरॉय होटल की स्थापना की है। ये भी एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि देश के अंदर 1943 के अंदर मोहन सिंह ओबरॉय ने मुंबई में होटल की स्थापना की अपने नाम से, जहां पर भारी मात्रा में पर्यटक आज देखने को मिलते हैं और अपनी यात्रा को दूसरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे समय के अनुसार अन्य नगरों में भी होटलों की एक श्रृंखला स्थापित की जाने लगी। इसी प्रकार ओबरॉय को भारत होटल उद्योग का राजा कहा जाता है और आज इतनी भारी मात्रा में जब पर्यटक वहाँ रुकते हैं तो उसका जो प्रतिशत निकल कर आता है वो रोजगार तो प्रदान करता है, पर हमारे पर्यटन उद्योग को भी विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस होटल के द्वारा इसे आज एक राजा महाराजा के होटल के नाम से इसको दर्शाया गया है। साथ ही जो टाटा के ताज होटल की स्थापना की और इस प्रकार आज पर्यटकों की आवास आवश्यकता एक प्राथमिक आवश्यकता बन गई। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही बहुत सारे आवास की जब ज़रूरत हुई तो बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े लोगों की ज़रूरतों को देखकर प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करते कि किसी भी प्रकार के पर्यटक को, चाहे वो हमारे देश के अंदर के हो चाहे हमारे देश के बाहर हो, उन सभी को आराम करने या उनकी प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो आवास प्रदान किए जा सके। और इस प्रकार से आज आवास की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं कि यह आज पर्यटक की प्राथमिक आवश्यकता बन गई। आई होप बच्चों कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके सेकंड भाग में, अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।